हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन क्या होता है। इसके एक एक पॉइंट को डिटेल से जानेंगे। ये शुक्राणु जनन कैसे होता है, कौन सा हार्मोन काम करता है इस शुक्राणु जनन को कराने में, कौन सा हार्मोन काम करता है शुक्राणु जनन को रोकने में, इन सभी के बारे में मैं आज एकदम डिटेल से खोल करके आपके साथ बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले इसी से संबंधित एक और टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि 2 या 3 लाइन का है, जिसका नाम होता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों इंक्लूडेड होते हैं, दोनों रखे गए हैं, दोनों आते हैं। तो हम पहले जड़ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाली और शाखा को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं युग्मक जनन को। युग्मक जनन, जिसको हम इंग्लिश में करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन है क्या। तो आप यहां पर देखोगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में 2 वर्ड छिपा हुआ है। गैमेटोजेनेसिस में 2 वर्ड होते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो होता है गैमेट, ठीक है, पहला जो वर्ड है क्या है, वो है गैमेट, ठीक है, गैमेट। और दूसरा जो वर्ड है वो है जीनेसिस, जीनेसिस, ठीक है, गैमेट जीनेसिस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अगर किसी बात को लिखे यहां पर युग्मक जनन, तो युग्मक जनन, ठीक है। पहला वर्ड क्या हो जाएगा, युग्मक, पहला वर्ड हो जाएगा युग्मक, और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, जनन, ठीक है। अभी इसको समझो फिर इसको समझ में आ जाएगा अपने आप से। गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक होता है मेल या फीमेल, ठीक है। गैमेट क्या होता है, युग्मक होता है, जिसमें हम कहेंगे या तो मेल गैमेट होगा, ठीक है। युग्मक क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, या तो वो मेल गैमेट होगा, जो बात कर रहा है वो तो मेल गैमेट ही कर रही है, या फिर ये फीमेल गैमेट की बात कर रही है, ठीक है। या तो ये नर युग्मक होगा या फिर ये मादा युग्मक होगा, ठीक है। या तो ये क्या होगा, नर युग्मक होगा या फिर ये मादा युग्मक होगा। अब बात आती है इस जेनेसिस की। तो जेनेसिस का बेटा मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन याद रखना, कहीं भी XYZ पूरे बायोलॉजी में कहीं भी जेनेसिस लगा हो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। क्लियर हुआ ना। कहीं भी XYZ बायोलॉजी में आपको जेनेसिस मिल जाए तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा निर्माण, ठीक है। तो यहां से अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन बनाना चाहें अपना फंडा लगा करके, तो नर मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। समझ में बेटा, नर मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। चलो इसी बात को अगर हम लिख दें अच्छे से तो अच्छा और होगा जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। Formation of male and female gamete are called gametogenesis. Gametogenesis. It's okay? आगे देखो, इसी बात को अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन
कहते हैं। कोई घाई नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ताकि एक बार जो आप पढ़ लो ना वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इतनी बारीकी से पढ़ो, इतने ध्यान पूर्वक पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक नजर में देखो सब कुछ याद। ठीक है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ना तो मैं हाउ हौला कर रहा हूँ, ना बहुत ज्यादा चिल्ला करके पढ़ा रहा हूँ, शांति से एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। नर और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। चलो भाई इसको हम अपना तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि नर युग्मक, नर युग्मक, और इधर बात करते हैं मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमेट, और इधर बात करते हैं हम फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करते हैं। तो ये मेल गैमेट जो होता है, नर युग्मक जो होता है, वो बनता कहां पर है? मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट जो होता है वो बनता कहां है, इसकी बात करते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो अगर बेटा हम मेल युग्मक की बात करते हैं यानी कि मेल गैमेट की बात करते हैं, तो मेल गैमेट जो फॉर्मेशन का लोकेशन होता है, मेल गैमेट जो बनता है वो बनता कहां है? तो मेल गैमेट जो बनता है वो बनता है मेल के टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में। ठीक है, यानी किसी को कहते हैं हम नर के वृषण में। ठीक है, मेल गैमेट कहां बनता है? नर के वृषण में बनता है। और इधर अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट कहां बनता है बेटा? फीमेल गैमेट कहां बनता है? तो फीमेल गैमेट जो होता है वो बनता है फीमेल के ओवरी में, फीमेल्स ओवरी, फीमेल्स ओवरी, यानी कि मादा के अंडाशय में, मादा के अंडाशय में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बेटा? चलो अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक जनन होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट भी हो गया कि मेल गैमेट कहां बनता है, फीमेल गैमेट कहां बनता है। मेल गैमेट बनता है मेल के टेस्टिस में, फीमेल गैमेट बनता है फीमेल के ओवरी में, यानी कि अंडाशय में। अब बात आती है कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है दो प्रकार का। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। दूसरा जो होता है वो होता है oogenesis, यानी कि अंडाणु जनन या डिंबाणु जनन। कितनी बात समझ में आई? गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जिसको फॉलिकुलोजेनेसिस भी कहते हैं, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन या फिर डिंबाणु जनन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis क्या होता है अगले क्लास में। ठीक है, चलो फटाक से आप इसको नोट करो। तो एक पॉइंट और बताते हैं इसी में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट कब होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, यानी कि शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं बेटा। तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो
स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब होता है, यानी कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है एक मेल के अंदर, वो कब होता है, कब शुरू होता है। तो अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो होता है प्यूबर्टी एज में, यानी कि यौनावस्था में, यानी कि 13 से 14 वर्ष की आयु में ये बनना शुरू होता है। और समाप्त क्या होता है, समाप्त तो होता ही नहीं है, ये जीवन पर्यंत बनता है जब तक वो इंसान मर नहीं जाता, यानी कि प्यूबर्टी एज टू डेथ। ठीक है, यौनावस्था से लेकर के मृत्यु तक शुक्राणु का निर्माण हो सकता है, शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं कि बुढ़े ने 18 साल की लड़की से शादी कर ली, 65 साल के पुरुष ने 18 साल की लड़की से शादी कर ली, 80 साल के लड़के ने, या लड़का नहीं होगा, 80 साल के बुढ़े ने क्या कर लिया, 18 साल की लड़की से शादी कर लिया। क्यों कर लिया भाई, उसको स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके दिमाग में हार्मोन्स जो है वो बराबर रिलीज कर रहा है, उसके दिमाग में जो हार्मोन्स का कीड़ा है ना वो हमेशा उसको काट रहा है, इस वजह से वो ऐसा काम कर लिया। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम फीमेल में बात करते हैं, यानी कि महिला में बात करते हैं, तो जो oogenesis होता है, अंडजनन होता है, वो कब स्टार्ट होता है। तो महिला के अंदर जो oogenesis होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि वो क्या होता है, भ्रूणावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, भ्रूणावस्था में ही शुरू हो जाता है। और बनता कौन है, कब है, भ्रूणावस्था से लेकर के ये बनेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लास्ट होती है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मासिक चक्र होती है, पीरियड जिसको महावरी कहते हैं गांव में, उसका जो अंत होता है 40 से 45 साल की एज में, तब जाकर के जो oogenesis होता है प्रोसेस वो रुक जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मेशन कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के मेनोपोज तक, मेनोपोज तक होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के मेनोपोज तक होता है। मेनोपोज यानी कि महावरी का अंतिम 40 से 45 वर्ष। ठीक है, 40 से 45 वर्ष। एक बात और जानना कि जो उसमें महावरी होती है, यानी कि पीरियड होता है, वो शुरू कब होता है, तो शुरू होता है वो 12 से 13 वर्ष से। ठीक है, 12 से 13 वर्ष, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेनार्की। ठीक है, मेनार्ची कहते हैं। और ये इंड कब होता है, तो इंड अभी हमने बता दिया कि 40 से 45 वर्ष में होता है, 40 से 45 वर्ष में होता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपोज। बात समझ में आने बेटा, चलो इतना नोट कर लो। अब फिर हम इसको डाल करके लिखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। जैसा कि अभी हमने बताया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड या फिर आर नोन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लिखेंगे क्या कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, देखो यहाँ पर 2 वर्ड आया है, यहाँ पर भी एक है स्पर्म, दूसरा है जेनेसिस। तो स्पर्म का मतलब हो जाएगा शुक्राणु, जेनेसिस का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल सी बात है, कोई बकवास नहीं है, एक लाइन का डेफिनेशन है, अपने मन से ही बना सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर नोन एज
स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। एक पॉइंट और जोड़ेंगे, हम कहेंगे कि मेल के गोनेड्स में स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर के जनदों में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम शुक्राणु जनन कहते हैं। तो लिखेंगे हम द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल गोनेड्स आर नोन एज, या फिर आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में बेटा, कहीं यहीं आएगी, यहीं पर समझ में आएगी। देखो, अगर हम कहें तो जनदों में, नर के जनदों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यही बात आई समझ में बेटा। नर के जनन मतलब यहां पर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, यानी कि वृषण। क्योंकि वृषण के अंदर जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, फटाक से नोट कर लो। चलो आगे की बात करते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बेटा, उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड टू स्टेजेस, टू फेज, ठीक है, या फेज को या स्टेज को दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो दो स्टेज को इंक्लूड करती है, दो स्टेज को एक साथ रखती है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी दो स्टेजेस हैं, तो पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से समझाते हैं। देखो, अगर हम कहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड टू स्टेज। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड टू स्टेज। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है दो अवस्थाओं को साथ में रखती है। नंबर एक हो जाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, उसको जान। ठीक है, यहां पर साइटोप्लाज्म में कई बार डिवीजन होगा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होता है, जिससे स्पर्म बनता है, उसके कोशिका द्रव्य में कई बार विभाजन होगा, कई बार डिवीजन होगा। ठीक है, उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। समझ में आया बेटा? दूसरी पॉइंट क्या होती है, जो दूसरा फेज होता है, स्टेज होता है, वो क्या होता है? वो होता है स्पर्मेटोलियोसिस। या फिर इसको हम कहते हैं दूसरे पॉइंट में इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या फिर कहेंगे स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। समझ में आया बेटा? चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर क्या होता है? तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर क्या होता है, तो यहां पर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है।
का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्पर्मेटोगोनिया कौन है, स्पर्मेटिड कौन है और स्पर्म कौन है। सबके बारे में अच्छे से बताऊंगा, डोंट माइंड। मैं हूं, आप हो, सब कुछ है। चलो देखो, अब बात आती है कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। यहां पर क्या हो जाएगा, जो स्पर्मेटिड होता है, जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्म के अंदर। स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्म आर नोन एज स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हुआ। अगर हम बात करेंगे कि जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, ठीक है, कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है। यानी कि हम कहेंगे शुक्राणु का कायांतरण, शुक्राणु का कायांतरण। इतनी बात समझ में आए बेटा, अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि आपने मेहनत किया, आपने ध्यान दिया, अच्छे से समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं कि अब ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है उसके अंदर कितने फेजेस आते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की बेटा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर 3 फेज आती है। ठीक है, 3 फेज आती है। कौन कौन सी 3 फेज है उसको भी देखिए। पहली जो फेज होती है वो होती है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज जिसको हम कहते हैं विभाजन अवस्था। दूसरा आता है ग्रोथ फेज जिसको हम कहते हैं वृद्धि अवस्था। समझ गया बेटा। और तीसरा जो होता है वो होता है मैच्यूरेशन फेज जिसको हम कहते हैं परिपक्वन अवस्था। इतनी बात समझ में आएगी बेटा। जो हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है उसमें 3 अवस्थाएं आती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसको विभाजन अवस्था कहते हैं, ग्रोथ फेज जिसको हम वृद्धि अवस्था कहते हैं, मैच्यूरेशन फेज जिसको हम परिपक्वन अवस्था कहते हैं। चलो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बारी बारी से जानते हैं, कौन सी अवस्था में क्या चीजें होती है, किस चीज का निर्माण होता है और यहाँ पर किस हार्मोन्स का काम होता है, उसके बारे में हम एकदम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। क्या आपने पढ़ना है अभी पहले पॉइंट में, इनको पढ़ना है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को पढ़ना है। देखो हमने बताया कि जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है वहां पर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटिड में बदलता है। बात क्लियर है ना। हमने यहां पर लिखा था, झूठ नहीं बोल रहा, यहां पर मैंने लिखा था कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटिड में बदलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा, दो नाम यहां पर मैं, ये हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा। अब ये जो बात आती है स्पर्मेटोगोनिया की, ये स्पर्मेटोगोनिया किस टाइप का सेल है, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है बच्चों वो होती है डिप्लॉयड सेल, यानी कि इसके अंदर 2 एन पाया जाता है। अब यहां पर बात आती है स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, लिख दो यहीं पर गुणसूत्र की संख्या
गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है भैया, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूं। गुणसूत्र की संख्या, तो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया में वो होती है 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि क्या होता है, मेल हो या फीमेल हो, इसमें 44 गुणसूत्र सेम होते हैं, 45 और 46 यानी कि 23rd पेयर जो होता है वो सेम होता है, वो या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई होता है। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल में होगा माइटोटिक डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन। मैं यहां पर माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखो, माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगी, दो सेल में बदल जाएगा, सॉरी इसको अर्धसूत्री समसूत्री कहते हैं। ठीक है, वापस से यहां पर फिर से माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, कई बार माइटोटिक डिवीजन होता ही रहेगा, यहां पर भी हो जाएगा, फिर से यहां पर हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन, यहां पर भी हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन, यहां पर भी हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये रुकने वाले में से नहीं है, ये लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन का चलता ही रहेगा। और ये जो हो हमारा सब के सब क्या हो जाएंगे, जो कोशिकाएं होगी वो होगी 2n 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 डिप्लॉयड होगी, सबके सब क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर इस सेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई है, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई है, तो इस सभी सेल में भी 44 प्लस एक्स वाई होगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक बार ये कोशिका वापस से इस अवस्था में पहुंच जाएगी और वापस से पूरी व्यवस्थाएं चलने लगेगी। चलो, ये तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फेज, जहां पर कोशिकाओं का विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम था। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहां पर एक जो सेल होगा, ठीक है, एक जो सेल होगा वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, साइज को इंक्रीज कर लेगा, अपनी आकार को बढ़ा लेगा। ठीक है, ये भी क्या कर ले, अपनी आकार को बढ़ा लेगा, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। देखो भाई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डायरेक्ट ओगोनिया से नहीं बना है, यहां पर ढेर सारे हार्मोन्स ने काम किया है। ठीक है, इस एक स्पर्मेटोगोनिया को आकार में बढ़ाने के लिए ढेर सारे हार्मोन्स ने क्या किया है, काम किया है। चलो, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो हमारा ये जो खोपड़ी है, ये जो दिमाग है, यहीं पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस, यहीं पर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसी से क्या होता है, ढेर सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमसे उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं, कुछ अच्छे काम करवाते हैं। जब यहां से हार्मोन्स निकलता है तो हर बच्चा अपने आप को सयान समझने लगता है, यानी कि बड़ा समझने लगता है। उसको लगता है कि भाई अब हम तो बड़े हो गए हैं, कुछ भी करेंगे घर वाले डांटेंगे। ऐसा नहीं है, बेलना से मारेगी, बेलना से। चलो आगे देखते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, मैं लिख दूं, डायग्राम तो बनाने आता नहीं मुझको सही से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हिंदी में भी लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा, वो क्या करता है, एक प्यारा सा हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक प्यारा सा हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, हार्मोन निकालता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम कौन है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है, वो हार्मोन्स है GnRH।
GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकालता है। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है बेटा, वो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब कहेंगे सर ये स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, तो भैया ये करता है उत्तेजित। क्या करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। कौन, ये जो GnRH हार्मोन्स हमने हाइपोथैलेमस से निकलवाया है, यही हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। जब ये GnRH हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित कर देगा, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेचारा बहुत ही सीधा साधा इंसान है, इसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ काम कर जाता है। ये क्या करता है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है LH, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन का सीक्रेट करता है, जिसको कहते हैं क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये बहुत बड़ा काम कर जाता है अपनी जिंदगी में, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर जाता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो टेस्टिस के पास जाता है, ठीक है, टेस्टिस के पास जाता है, इसको स्टिमुलेट करता है और टेस्टिस से निकलवाता है, भैया बोलता है टेस्टिस भैया सुन लो, शुक्राणु बनाना है, अब बड़े हो गए हो, 14-15 साल के हो गए हो, अब आप ऐसे तो नहीं बैठो रहोगे, चलो आपको काम करना, चलो काम करो, चलो। तो ये क्या करता है, टेस्टिस से बोलता है भैया हार्मोन निकालो। वो बोलता है कौन सा हार्मोन, तो ये बोलता है टेस्टेस्टेरोन, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन निकालो भाई, एंड्रोजन हार्मोन निकालो। तो टेस्टिस कहता है ठीक है भाई, हम एंड्रोजन हार्मोन तो निकाल देंगे, लेकिन करना क्या है हमको, तो भाई हम तो काम करेंगे, ठीक है, आप जो कहोगे हम करोगे। टेस्टोस्टेरोन हम निकाल देंगे, लेकिन हम टेस्टोस्टेरोन जो निकालेंगे उसका करोगे क्या, कौन सा काम है, तो ये फिर से हाइपोथैलेमस बोलता है भाई टेस्टोस्टेरोन जब आप इसको निकालोगे तो वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हेल्प करेगा। तो वो बोलता है कहाँ हेल्प करेगा, तो ये हेल्प करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने में। किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने में, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को बड़ा करने में ये हेल्प करेगा। कौन, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, ये हार्मोन। समझ में आया कैसे ये स्पर्मेटोसाइट में बदला, अच्छे से समझ में आया ना। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की बात करते हैं बेटा, यहां पर मैंने गुणसूत्र की संख्या लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, झंझट नहीं पालना अपने को, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 44 प्लस XY। क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY, क्लियर हुआ ना, 44 प्लस XY। अब क्या हो जाएगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा डिवीजन, विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, वो होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो जाएगा। हम लिखते हैं हिंदी में इसको, तो यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा बेटा, तो यहां पर तो कुछ तो चमत्कार होगा, हाँ चमत्कार भी होगा। देखो चमत्कार कौन सा होता है, देखो यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगी, 2 स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगी, 2 स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा हो जाएगी। तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो हो जाएगी आधी, ठीक है। ये सेल क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये बन गया क्या हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 22 प्लस XY, 22 प्लस XX, 22 प्लस
ठीक है, 22 प्लस एक्स एक्स 22 प्लस एक्स वाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ये तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो जाएगा। जब मियोसिस सेकेंड हो जाएगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा स्पर्मेटिड में। तो उसकी हमें वर्षों से थी इंतजार, वो दिन आ गया है। यानी कि हमको क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनाना था और वो बन गया। अभी देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया स्पर्मेटिड, ये बन गया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड में भी जो गुणसूत्र की संख्या होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी, वो सेम होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के। ठीक है, ये बन गया हमारा स्पर्मेटिड। बात में समझ में आई। अब ये प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, एक एक स्पर्म बनेगा। प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, एक एक स्पर्म बनेगा। इस स्पर्मेटिड से भैया एक स्पर्म यहां पर बन गया, चलो मैं बना देता हूं। इस स्पर्मेटिड से क्या हुआ, एक स्पर्म यहां पर बन गया। इस स्पर्मेटिड से क्या हो गया, एक स्पर्म यहां पर बन गया। इस स्पर्मेटिड से क्या होगा, एक स्पर्म यहां पर बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया। स्पर्मेटिड क्या हो गया, स्पर्म में चेंज हो गया। समझ में आया बेटा। अब देखो स्पर्म में क्या होता है, तो जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आगे होती है, क्या होती है 23 पेयर होती है। समझ में आया बेटा। ये 23 पेयर जो होता है वो कंप्लीट होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। इसमें 23 पेयर नहीं होगा, 23 पेयर नहीं होगा। इसमें होगा 22 प्लस एक्स एक्स या फिर होगा 22 प्लस एक्स वाई होगा। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बनता है। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, 1 2 3 4 स्पर्म बन गया। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन गया। दूसरा देखते हैं, हमको 4 स्पर्म बनाने के लिए कितनी बार हमको अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। 4 स्पर्म बनाने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, तो भैया 4 स्पर्म बनाने के लिए हमको कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ा। एक बार कराया तो हमने 2 सेकेंडरी साइड बनाया, दूसरी बार बढ़ा दिया तो हमने क्या बन गया, 4 स्पर्मेटिड का निर्माण किया, जिससे एक एक स्पर्म का निर्माण हो गया। यानी कि हमको 4 स्पर्म बनाने के लिए 2 बार अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ गया। इतनी समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए या फिर 100 स्पर्मेटिड बनाने के लिए कितनी बार हमको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन कराना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। तो 100 शुक्राणु निर्माण के लिए हमें 25 बार अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। बात समझ में बेटा। चलो अच्छी बात है। अब इसको मिटा दें। ये तो हमारा हो गया ना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटोगोनिया से हमने स्पर्मेटिड बना दिया। कौन सा हार्मोन्स काम किया, उस हार्मोन्स भी हमने दिखा दिया। इतने डिटेल से, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। हार्मोन्स के साथ कौन सा हार्मोन्स काम कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस की। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटोलियोसिस की बात करते हैं। देखो स्पर्मेटोलियोसिस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होता है, ठीक है, जो स्पर्मेटिड होता है वो क्या होता है बेटा, स्पर्म में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। देखो ये हमारा हो जाएगा छोटा सा स्पर्मेटिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा छोटा सा प्यारा सा स्पर्मेटिड हो जाएगा, स्पर्मेटिड हो जाएगा। इस स्पर्मेटिड के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियस जन, जो कि हैप्लॉइड हो जाएगा। यहीं पर पाया जाएगा गोल्गी बॉडी। ठीक है,
गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। ठीक है, यहीं पर पाया जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रकार से यहीं पर पाया जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इसी में पाया जाएगा आपका सेंट्रियोल। ठीक है, क्या पाया जाएगा? सेंट्रियोल पाया जाएगा, सेंट्रियोल पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये क्या है? ये है गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी काय कहते हैं हिंदी में, गोल्गी काय कहते हैं। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं हम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तारक काय, तारक काय। इसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। ये तो एक स्पर्मेटिड के अंदर होता है। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो बेटा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है स्पर्मेटिड का, स्पर्मेटिड का। क्या है? स्पर्मेटिड ना, स्पर्मेटिड है। अब ये जो स्पर्मेटिड है बेटा, वो स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा स्पर्म के अंदर। ठीक है, ये स्पर्मेटिड क्या हो जाएगा? पहले तो जाएगा सर्टोली सेल में। ठीक है, ये स्पर्मेटिड क्या हो जाएगा? ये स्पर्मेटिड पहले जाएगा सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली कोशिका में, सर्टोली कोशिका में जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकना, तो दिख रहा है सबसे। सर्टोली कोशिका में जाएगा। सर्टोली कोशिका क्या करता है? सिक्रीट करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या करता है? वो रिलीज करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं फैक्टर। ठीक है, इसको कहता है SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है। तब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होता है, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो होता है वो क्या करता है? स्पर्मेटिड को बदल देता है स्पर्म, स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलता है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन कहते हैं क्या? हाँ, जिसको हम देखो स्पर्मेटिड जब स्पर्म बदलता है तो हम कहते हैं मैच्यूरेशन। ठीक है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदल जाना मैच्यूरेशन कहलाता है। तो स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलने के लिए सर्टोली सेल जो होती है वो स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर को रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। देख लो इधर, मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूं कि बना लूं आपके लिए। चलिए, तो जितना भी मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पर, सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन मिलेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक क्लास में आपको पूरा स्पर्म के ऊपर ही दूंगा, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है, स्पर्म होता क्या है, उस पर पूरा दूंगा मैं एक क्लास। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये क्या है? सबसे ऊपर स्पर्म में क्या है? इसको हम कहेंगे एक्रोसोम, इसको हम कहते हैं अग्रपिंडक। ठीक है, ये क्या है? तो ये है आपका बेटा न्यूक्लियस। इसमें क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। इसी के अंदर क्या होता है? एक होता है सेंट्रियोल। ठीक है, क्या होता है?
सेंट्रियल, इसके अंदर ही क्या होता है, सेंट्रियल होता है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं ताकि कुछ छूट रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रियल, ठीक है। सेंट्रियोल क्या हो जाता है, ये सेंट्रियोल हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। अब इस सेंट्रियोल में भी दो टाइप के हैं, एक है एक्सियल और दूसरा है प्रॉक्सिमल। एक क्या है, एक्सियल सेंट्रियोल है, दूसरा क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल नहीं। ये ऊपर वाला जो क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, एक्सियल सेंट्रियोल। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है डिस्टल सेंट्रियोल। एक्सियल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो एक्सियल सेंट्रियोल है बेटा, ये क्या होता है, अटैच्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। एक्सियल सेंट्रियोल क्या होता है, अटैच्ड होता है, देखो इस न्यूक्लियस वाली लाइन पर है कि नहीं। तो एक्सियल सेंट्रियोल क्या होता है, हमेशा जुड़ा होता है किसके साथ, हमेशा जुड़ा होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ हमेशा जुड़ा होता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो स्पर्म के अंदर इस प्रकार से एक लाइन देखेंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से आप लाइन देखेंगे, इसी चीज को बनाता है। जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, वो एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट को बनाता है, एक्सियल फिलामेंट को बनाता है, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है इस प्रकार से आपका नीवेन कर्व के संरचना का माइट्रोकांडिया पाया जाता है, ठीक है। नीवेन कर्व स्ट्रक्चर जो होता है उसकी माइट्रोकांडिया की संरचना पाई जाती है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइट्रोकांडिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। इसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं, समझ में आया बेटा। और इसको क्या कहते हैं हम, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं बेटा। तो कैसे लिख दूं मैं, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, समझ में आया बेटा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ढेर सारा साइट न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। देखो अभी इसमें तो हम मेन बात छोड़ ही दिए, ठीक है। अब जो ये हमारा एक्टोसोम होता है, एक्टोसोम का जो होता है ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है फर्टिलाइजेशन में। एक्टोसोम क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है फर्टिलाइजेशन में। एक्टोसोम से क्या होता है, एक लिक्विड निकलता है जिसको हाइल्यूरोडिनेज के नाम से जानते हैं, हाइल्यूरोडिनेज निकलता है, जो कि एक एंजाइम है, अब ये एंजाइम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो हमारा ओवम होता है, ओवम के आउटर मेम्ब्रेन जोना पेलिसिका को तोड़ने का काम करता है। हाइल्यूरोडिनेज क्या होता है, ये एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन के समय बहुत ही हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो आगे बात करते हैं। तो स्पर्म में क्या होता है, इतना पूरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा हेड, क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिर, ठीक है, सिर हो जाएगा। ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं नेक, जिसको कहते हैं गर्दन। और ये जो पूरा भाग होता है भैया इसको हम कहते हैं टेल, यानी कि पूंछ, ठीक है, समझ में आया। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। अभी जब हम आपको पूरा स्पर्म का एक क्लास लेंगे जहां पर स्पर्म की स्ट्रक्चर बताएंगे, हर पार्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो वहां पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि इस स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बना हुआ है ना, इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बना हुआ है। तो स्पर्मेटिड में ये जो भाग पाए जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबसे क्या चीज बना हुआ है स्पर्म में। तो यहां पर देखो, सबसे पहले अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, तो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी होता है वो बनाता है एक्रोसोम, ठीक है। देखो ऐसे मैं लिखता हूं ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तरफ लिखता हूं मैं स्पर्मेटिड, तो दूसरे तरफ लिखता हूं मैं स्पर्म। देखो कंपेयर करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी, ये स्पर्मेटिड का गोल्जी बॉडी बनाता है एक्रोसोम बनाता है।
स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है, स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है, स्पर्मेटिड का जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल जिसको तारक काय कहते हैं, ये बनाता है स्पर्मेटिड का जो सेंट्रियोल होता है ये बनाता है स्पर्म का सेंट्रियोल। क्या बनाता है? सेंट्रियोल। कौन कौन से सेंट्रियोल बनाता है? तो 2 टाइप सेंट्रियोल बनाता है। एक होता है ये एक्सियल सेंट्रियोल, एक्सियल सेंट्रियोल यानी कि अपर या ऊपर वाला सेंट्रियोल, ऊपर का तारक का है। दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? स्पर्म का मिडिल पीस बनाता है। ठीक है, स्पर्म क्या करता है? स्पर्म का मिडिल पीस बनाता है। स्पर्म के अंदर क्या क्या करता है? मध्य भाग बनाता है। इतनी बात समझ में आया बेटा? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई जो स्पर्मेटिड का गोल्जी काय होता है या गोल्जी बॉडी होता है वो क्या चीज बनाता है, तो आप फटाक से बिना किसी से पूछे या बिना किसी का मुंह देखे आप जवाब देंगे भैया कि जो स्पर्मेटिड का गोल्जी बॉडी होता है वो स्पर्म का एक्रोसोम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बन गया ना बराबर। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी काय होता है जिसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी बॉडी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बनाता है स्पर्म का एक्रोसोम। इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर। चलो इसको आप फटाक से नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, एक बेहतरीन पॉइंट को बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आई थिंक उस टॉपिक को मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप बोर हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आप बोर हो जाओ और आपको कुछ समझ में ना आए, हम अगले क्लास में ही बात करें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।